12 फरवरी 1981 ये वो दिन था जब शाबिर को फोन आता है रात को 11 बजे। दरअसल शाबिर अपनी पत्नी को अस्पताल से दिखाकर घर लौटता है कि तभी उसके घर के फोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ चित्रा थी, चित्रा यानी उसकी गर्लफ्रेंड। उसके बाद वो अपनी पत्नी को कहता है कि वो सुबह तक लौट आएगा, जिसके बाद वो हाजी अली होते हुए मुंबई की सड़कों पर निकल पड़ा। और जब उसने रेयर व्यू में मिरर में देखा तो उसके पीछे एक एम्बेसडर गाड़ी लगी हुई थी। जैसे ही वो पेट्रोल पंप में घुसता है तो उसके बाद वो पेट्रोल पंप में घुसते ही एम्बेसडर गाड़ी भी वहां पर रुकती है। उससे 3 लोग निकलते हैं। इससे पहले कि शाबिर कुछ समझ पाता, 3 लोगों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे शाबिर की मौके पर मौत हो गई। शाबिर की मौत के बाद मुंबई का माहौल बदल गया। चारों ओर गैंग वॉर होने लगी और उसके बाद एक शख्स का इतना आतंक बढ़ गया कि 11 जनवरी 1982 को पुलिस को उसका एनकाउंटर करना पड़ा। आखिर कौन था वो शख्स, कौन था वो कुख्यात और कौन था वो गैंगस्टर जिसका पुलिस ने पहली बार मुंबई में एनकाउंटर किया था, इस स्टोरी में हम आपको आगे बताएंगे। दौर था 80 का, जब मुंबई तेजी से बढ़ रही थी। वहां इमारतों से लेकर उद्योग धंधे तेजी से बढ़ रहे थे और साथ ही बढ़ रहा था अंडरवर्ल्ड। रंगदारी, किडनैपिंग, डकैती, हफ्ता वसूली, ये उन दिनों मुंबई में आम हो चला था और इसे करने वालों को कहते थे भाई, यानी डॉन या फिर गैंगस्टर। मुंबई में कई गैंगस्टर हुए और सबका अपना गैंग और काम करने का तरीका था। मुंबई में बड़ा बनने के लिए भाई लोग के बीच कई बार अदावत होती थी, जिसमें कई लोग मारे जाते थे। नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप। मैं हूं कैलाश बिष्ट और बात करेंगे 1950 के दौर की, जब मुंबई में दहशत और अंडरवर्ल्ड का एक नाता था और ये तभी से ये शुरुआत हो चुकी थी। और उस वक्त 3 ऐसे लोग थे जो दहशत भी फैलाते थे और अंडरवर्ल्ड पर राज भी करते थे। ये 3 लोग थे हाजी मस्तान, करीम लाला और वर्दा भाई। इन लोगों की मुंबई में तूती बोलती थी। ये लोग बाहर से शराब और सोने की तस्करी किया करते थे, क्योंकि उन दिनों कई चीजें ऐसी थी जो हिंदुस्तान में जब आती थी तो उस पर कई गुना टैक्स लगता था और ये 3 थे उसके मास्टरमाइंड। करीम लाला शराब और जुए के अड्डे चलाता, वरदराजन विदेशी शराब की स्मगलिंग करता, वहीं हाजी मस्तान सोने की तस्करी में लिप्त था। शुरुआत से तीनों के बीच धंधे को लेकर अदावत थी, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि असल फायदा मिलकर काम करने में है। कहते हैं कि उस दौर में जब पुलिस किसी को पकड़ती थी तो अदालत उसे सजा देती थी। कभी वो बेल पर निकल कर आता और दोबारा गुनाह करता और पुलिस उसे दोबारा पकड़ लेती। अपराधियों और पुलिस के बीच ये सिलसिला चलता रहता। हाजी मस्तान को मुंबई में अपना धंधा चलाने के लिए मसल पावर की जरूरत थी और इसीलिए हाजी मस्तान ने करीम लाला और वर्दा भाई से हाथ मिलाया। और जब उसने उन दोनों से हाथ मिलाया तो तीनों ने मिलकर मुंबई पर राज किया, अंडरवर्ल्ड पर राज किया और लगभग 2 दशकों तक उनका काम आसानी से चलता रहा। फिर समय बदला और दौर आया 80 का, जब मुंबई में कई डॉन अपना सर उठाने को बेताब थे। ऐसे ही 2 नाम तेजी से उभरे और इनका गैंग का नाम था डी कंपनी, जिसे 2 भाई मिलकर चलाते थे, दाऊद इब्राहिम कासकर और शाबिर इब्राहिम कासकर। दोनों की शुरुआत छोटी मोटी उठाईगिरी से हुई, लेकिन उनका असली इरादा था मुंबई अंडरवर्ल्ड पर राज करना। करीम लाला का पठान गैंग उस समय तक अधिक इलाके में वर्चस्व रखता था, लेकिन जब कासकर भाई आए तो उन्होंने धंधे में सीधा पठान गैंग को, करीम लाला को चुनौती दे दी। अब इसका नतीजा ये हुआ कि पठान गैंग और दाऊद गैंग दोनों में दुश्मनी हो गई। लेकिन दाऊद को इसका खामियाजा ज्यादा भुगतना पड़ा, क्योंकि उसने करीम लाला के बिल में हाथ डाला था। अब इसी बीच एक नया नाम तेजी से उभरा, वो नाम था मान्या सुरवे का। मनिया का जन्म 1944 में रत्नागिरी, महाराष्ट्र के एक गांव में हुआ, जहां से उसका परिवार 1952 में बंबई आ गया और एल्फिंस्टन रोड स्थित एक चाल में रहने लगा। कहते हैं मान्या सुरवे पढ़ाई में काफी अच्छा था, इसीलिए उसे पढ़ा लिखा डॉन भी कहते थे। उसने केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री ले रखी थी और उस जमाने में उसके 78% मार्क थे। परिस्थितियां बदली और मनोहर जुर्म की दुनिया में उतरकर मनिया सुरवे बन गया। साल 1969 में उस पर पहली हत्या का इल्जाम लगा और इस अपराध में उसे आजीवन कारावास की सजा हुई। हालांकि कहा यह जाता है कि मनिया ने यह हत्या नहीं की और वो बेवजह इसमें फंस गया था। सजा काटने के दौरान मनोहर यरवदा जेल में बंद था और यहाँ उसकी दुश्मनी पोतिया भाई से हुई। पोतिया भाई उस वक्त का एक कुख्यात गैंगस्टर हुआ करता था, जिसके चलते पुलिस को
उसे रत्नागिरी जेल में शिफ्ट करना पड़ा। और जब रत्नागिरी जेल में उसे शिफ्ट किया गया तो उसने वहां पर बगावत कर दी, उसने वहां पर भूख हड़ताल कर दी, जिसके चलते उसका वजन 20 किलो घट गया। उसके बाद पुलिस उसे अस्पताल ले गई और यही उसका प्लान था। अस्पताल में मौका देखते ही मनिया जेल से फरार हो गया। हालांकि वो 9 साल अपने सजा के काट चुका था। इसके बाद वो मुंबई लौटा और मुंबई लौटने के बाद वो अपना गैंग संभालने लगा। उसकी गैंग में 2 मेन सिपह सलार थे, पहला शेख मुनीर और दूसरा विष्णु पाटिल। अब इनकी गैंग छोटे मोटे अपराध करने लगी, लेकिन 1980 के दशक में इनकी गैंग में एक शख्स शामिल होता है, उदय शेट्टी। यूं तो मनिया और उसका गैंग आपराधिक घटनाओं में संलिप्त थे, लेकिन मनिया के गैंग का नाम पहली बार सुर्खियों में एक चोरी से 5 अप्रैल 1980 को आया। मनिया ने एक अम्बेसडर कार चोरी की और उसमें बैठकर लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी जा पहुंचा। यहां उसने 5,000 रुपयों की लूट की। इसके बाद वो घटनाओं को तेजी से अंजाम देने लगा। इसके अलावा उसने शेख मुनीर के दुश्मन शेख अजीज की भी हत्या कर डाली। मनिया जेल में किताबें पढ़ा करता था। जेम्स हेडली चेस की एक किताब से इंस्पिरेशन लेकर उसने सरकारी दूध स्कीम से पैसे लूटे, गोवंडी से 1.25 लाख की डकैती की और उसी साल कैनरा बैंक की एक ब्रांच से 1,60,000 रुपए लूटे। इसके अलावा वो नारकोटिक्स के धंधे में भी उतरा। उसका गैंग तेजी से ऊपर बढ़ रहा था। तस्करी के धंधे में दाऊद के आने से करीम लाला परेशान था। दोनों गैंगों के बीच आए दिन झड़प होने लगी, जिसके चलते बताते हैं कि एक बार करीम लाला ने दाऊद की सरेआम पिटाई कर डाली। हाजी मस्तान ने दोनों गैंग के बीच सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। पठान गैंग अब भी दाऊद को सबक सिखाना चाहता था, इसीलिए वो दाऊद के भाई शाबिर को मारने के लिए मानिया सुरवे से संपर्क करते हैं। अब मानिया सुरवे पठान गैंग के साथ मिलकर शबीर कास्कर की हत्या कर देता है। मनिया सुरवे का इतना आतंक था कि पुलिस उसे परेशान हो चली थी। उसके बाद शाबिर का जब हत्याकांड हुआ तो शाबिर हत्याकांड से पुलिस पर बहुत ज्यादा प्रेशर मनिया को पकड़ने का आया। मनिया पुलिस की हिरासत से कोसों दूर था। उसके चलते मनिया के गैंग के कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके बाद पुलिस को एक सफलता तब मिली जब 22 जून 1981 को मनिया का खास गुर्गा शेख मुनीर पुलिस की गिरफ्त में आया, जिसने मनिया के खिलाफ कई राज उगले। हालांकि मनिया पुलिस के हाथ नहीं आया। उसने भिवंडी के एक सेफ हाउस को अपना ठिकाना बनाया। 9 नवंबर 1981 को पुलिस ने यहां भी दबिश दी। उन्हें मनिया यहां भी नहीं मिला, लेकिन कुछ ग्रेनेड और रिवॉल्वर बरामद हुए। मान्या को पकड़ने के लिए 3 लोगों की स्पेशल टीम बनाई गई थी। 11 जनवरी 1982 इस टीम को खबर मिलती है कि मान्या सुरवे वडाला के अंबेडकर कॉलेज पर आने वाला है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये खबर पुलिस को दाऊद ने दी थी, लेकिन वहीं दूसरी कहानी ये भी है कि पुलिस को खबर देने वाला दाऊद नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड विद्या थी। 11 जनवरी को दोपहर 1:30 बजे क्राइम ब्रांच की 3 टीम और 18 अफसर मौके पर पहुंचते हैं। करीब 20 मिनट बाद वहां एक टैक्सी आती है जिससे मनिया उतरता है। मनिया को कुछ देर में अंदाजा लग गया कि दाल में कुछ काला है। उसने अपनी जेब से एक वेबले एंड स्कॉट रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो रिवॉल्वर निकाल पाता, इंस्पेक्टर इसाक और राजा तांबट ने उसके सीने में 5 गोलियां दाग दी। एक गोली उसके कंधे में लगी। इसके बाद मनिया को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। घटना स्थल से हॉस्पिटल की दूरी महज चंद किलोमीटर की थी, लेकिन बावजूद इसके एम्बुलेंस को हॉस्पिटल तक जाने में आधा घंटे से ज्यादा का समय लगता है, जिससे मान्या की एम्बुलेंस में ही मौत हो जाती है। और इस मौत के बाद पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगते हैं और साथ ही सवाल भी उठते हैं कि पुलिस ने जानबूझकर मान्या को तय समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। मनिया की मौत से सबसे बड़ा फायदा दाऊद को हुआ। उसने जल्द ही पठान गैंग को निपटाते हुए मुंबई अंडरवर्ल्ड पर अपना वर्चस्व जमा लिया। यहां तक कि अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए उसने करीम लाला के भाई को मरवा डाला। मनिया सुरवे के एनकाउंटर के बाद मानो मुंबई में एनकाउंटरों की बाढ़ आ गई हो। मनिया सुरवे वो पहला कुख्यात गैंगस्टर था मुंबई का जिसका सबसे पहले पुलिस ने एनकाउंटर किया था। उसके बाद कई ऐसे अपराधी थे जिनका पुलिस ने एनकाउंटर किया और उसके बाद से ही पुलिस में एक स्पेशल रैंक डेवलप हुआ, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। इसीलिए आज भी महाराष्ट्र में कई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पाए जाते हैं। उसके बाद तो मानो एनकाउंटरों की बाढ़ सी आ गई थी, लेकिन सूत्र बताते हैं कि अगर मानिया जिंदा रहता तो दाऊद से भी बड़ा वो अपराधी बनता, क्योंकि दाऊद उससे डरता था। बहरहाल, आपको स्टोरी कैसे लगे हमें जरूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज अपने मोबाइल पर अपडेट्स के रूप में मिलती रहें। तो फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी अफजाल को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। नमस्कार।